बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हीट वेव की प्रेडिक्शन है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्लीज़ ही उनका बहुत सारा ख्याल रखें। स्कूल जाने वाले बच्चों में वैसे ही आजकल मैं देख रही हूँ 2-3 इशू क्योंकि इधर उधर से सुनने को मिला है कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते चले जा रहे हैं। नाक से खून आना, नक्सीर जिसे कहते हैं, वो फूट जाना, ये बड़ा आम। इस पर हम इंशाल्लाह शो भी करेंगे क्योंकि मुझे रिसेंटली अभी 2-3 ये केसेस पता चले हैं। तो गर्मी में ये इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर कराएं बच्चों को। पानी की बॉटल जो है, आजकल तो बड़ी लेटेस्ट बॉटल्स आई हुई हैं जिसमें पानी अच्छा ठंडा रहता है। अगर आप गर्म रखना चाह रहे हैं तो वो गर्म भी रहता है। बच्चों को पानी की बॉटल्स घर से देके भेजें। नाश्ता ज़रूर कराएं बच्चों को जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे नाश्ता नहीं करते, थके थके रहते हैं, अभी आपको आगे जाके और 10-15 दिन तक ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी, असेंबली में बच्चे बेहोश हो गए, बहुत ज़्यादा ये वाले केसेस होते हैं। तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कराएं। हमें तो याद है बचपन में मेरे वालिद साहब बड़ा वो बादामों वाला जो दूध होता है वो लाजमी हम लोगों को पिलाते होते थे। तो ये बहुत अच्छी और ठंडी चीज़ें होती हैं। ज़रूर इस चीज़ का जरदई, सॉरी इसको कहा जाता है सरदई, हाँ। तो ये चीज़ें ज़रूर जो है आपके बच्चों के दिलो दिमाग को ठंडा भी रखती हैं, फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो अभी आमिर भाई जो है मेरे ख्याल से कोई टोटका बता ही देंगे, तो इनकी तरफ चलते हैं। आमिर रजा खान साहब और हसन अली हमारे साथ हैं। मैं ना मुझे याद नहीं आ रहा था उसको क्या कहते हैं। सरदई कहते हैं। सरदई आपने सरदई का साथ ही कान में कहा कि घोटते रहे हो। मैं क्या हाँ अच्छा बनाते रहे घर में, लेकिन इसमें जो अज्जा हैं वो आजकल शायद लोगों को, आप तो बादाम वाला शरबत ही कहें उसको, ठीक है, लेकिन इसमें खसखास होती है, 7 दाने काली मिर्च के होते हैं, और इसमें फिर वो हल्की सी सौंफ होती है और फिर बादाम होते हैं, और उनको फिर हम स्कूल जाने से पहले वो उनको मट्टी की दौड़ी में लकड़ी के डंडे के साथ घोटा जाता है जी। मेरे अब्बा बड़े शौक से बेपनाह उसको। ये आजकल जो घोटा मिल रहा है ना बाजार में, खुदारा ये ना पीजिए, इससे तो मैं मना करता हूँ लोगों को। एक तो केमिकल वाला दूध है, दूसरा वो लोहे के बर्तन में उसको करते हैं, और लोहे को नहीं ये तो दोरी डंडे पे उसको करते हैं ना। ये मट्टी का होता था, मिट्टी का, और उसके ऊपर लकड़ी का डंडा होता था, उसके ऊपर वो घोटा लगाया जाता था। ये जो बाजार में आजकल घोटे मिल रहे हैं ना, मियाँ वाली का घोटा और पता नहीं डीजी खान का घोटा और फलां घोटा, ये सब जमाल घोटा है। मैं आपको बताऊं पेट खराब करेंगे। अच्छा, एक तो मुझे याद है कि वो जो किले की घाटी के पास भी एक बंदा बैठा होता था, वहां से भी अक्सर हमारे अब्बा ये अली पार्क के साथ अखाड़ा है बहुत मशहूर, और वहाँ पे पहलवान तो हम जब स्कूल जाते थे ना तो वहाँ से हमारे अब्बा रुक के वहाँ से भी हमें पिला देते। खाई वाला खारा कहते हैं उसको। अच्छा हाँ, वो जरा सा गहरा है, उसको कहते हैं खाई वाला खारा। तो वो अली पार्क के साथ ही, जो आपने सही कहा किले की घाटी के करीब, वो आज भी है। अच्छा। और वहाँ पे पहलवान भी वो गोटा खुद बनाते भी हैं। हाँ। और बड़ा मजे का, जब आप कभी जाएं इसमें चीनी और या शक्कर डालते हैं थोड़ी सी, ठंडा होता है ना वो, ठंडा अच्छा है ना बच्चों के लिए। अच्छा, खसखास जो है, खसखास से आप इसको हशीश ना समझ लीजिएगा, लेकिन ये बनती भी उसी से है, उसी का दाना है जिससे ये सारी नशे वाली चीजें भी बनती हैं। ये फितरतन ठंडी चीज है। तो चलिए, और इसका फूल बहुत खूबसूरत है अगर आप घर पे लगाएं। और इसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है ना, लिक्विड का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा करें। मौजूद है, अभी आना शुरू हो जाएंगे सही, बहुत ज्यादा तरबूज आ गया है, खरबूजा मौजूद है। जिन चीजों में वाटर कंटेंट है वो ज्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको गर्मी जो है वो उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी। गर्मी में मैंने बात नहीं करनी, इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है गर्मी आई, यहाँ लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई है। सो आ जाते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर, सीएम साहिबा ने अमरीकी तर्ज पर मेडिकल सिटी बनाने का कहा है शहर लाहौर में। अच्छी बात है। एक जानिब नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, वी रियली अप्रिशिएट। उसके बाद आप इस तरफ आ रही हैं, होना चाहिए। बट पैरेलल एक और स्टोरी, कल सीएम साहिबा ने सर्विसेज हॉस्पिटल का जिक्र भी किया। पहले तो मेडिकल सिटी पे अपने रिपोर्टर्स के रिमार्क्स ले लेते हैं, फिर आते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं कि बाकी अस्पतालों के हाल और आप नए अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। आमिर रजा खान साहब, पहले इस सिटी को तो सिटी बना लें, बाद में मेडिकल सिटी पर भी आ जाते हैं लोग, और वो भी अमरीकी तर्ज की। अमरीकी पहले अपने अस्पताल तो ठीक कर लें जो पहले। अच्छा, मैंने समझा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा कोई फलाई मंसूबा है, ये बहुत बड़ा कमाई मंसूबा है। अगर ये इसको आप यकीन माने, सीएम साहिबा चाइना गई थी, जब मोहसिन नकवी साहब गए थे तो बड़ी उम्मीद हो गई थी हाँ कि ऐसा शायद कोई ऐसा काम अच्छा होगा। क्या ये सरकारी राजी है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल होंगे और उसके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, इस खबर के अंदर शामिल है। प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, मेडिकल सिटी बन जाएगा ना, जैसे एजुकेशन सिटी वगैरह बने हुए हैं। ये बुच्चर खाने बनेंगे, और यहाँ पर बुच्चर खानों पर लोगों को अमेरिका के नाम पर जिबा किया जाएगा कि आप अमेरिका ना जाएं,
इधर आए, हम आपको ज़िबा करते हैं, यानी आपसे पैसे कमाते हैं, बना देंगे, डिफरेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर, ये अपने हॉस्पिटल्स, अपने मराकज़े सेहत ठेके पे दे रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा शोबा रह गया जिन्होंने ठेके, यार पैथोलॉजी का शोबा ही ठेके पे दे दिया। यानी आपने म्यू हॉस्पिटल में अगर आपने टेस्ट कराना है तो आप जाहिद चौधरी की खबरें तो पढ़े, की बात है ना, जाहिद चौधरी की खबरें पढ़े, अपनी जान आप छुड़वाते चले जा रहे हैं। अब आप ये, और गरीब आदमी जो है उसका क्या बनेगा आमिर भाई? गरीब आदमी का मुखबरा वैसे बनते जंगीर के हैं, बादशाह के हैं, गरीब आदमी को कब्र की जगह भी नहीं मिलती, आप कहां मकबरे बनाने और ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को बनाकर जगह दी जाएगी और इसका कहा जाएगा अमेरिकी तर्ज का एक, ये कौन सा अमेरिकी तर्ज है भाई जिसमें गरीब आवाम हॉस्पिटलों में रुल रही है और आप उसको सर्विसेज हॉस्पिटल में एक सरप्राइज विजिट जो कि जिसकी इतला मीडिया को पहले से थी, 2 घंटे पहले से थी, ठीक है, मीडिया पर आपने किस बात का सरप्राइज विजिट, बड़ी तसल्ली बख्श है, मैं तो बैठूंगी नहीं, मैं तो ऑफिस में बैठने वाली, भाई आप ना बैठें, आपसे किसने कहा है? क्योंकि अगर आप आराम से बैठेंगी, तसल्ली से सोचेंगी तो आप समझ जाएंगी कि ये ठेके पर देने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, ये प्राइवेटाइजेशन से निज़ाम ठीक नहीं होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, आप जहां चले जाएं आपको सफाई मिलेगी, क्योंकि लोगों को जो 5 स्टार फैसिलिटीज मिलेंगी आमिर भाई, बहुत ज्यादा है सरकार के पास, हेल्थ की मद में हम देखें पैसा है भी अच्छा खासा, और इसका दावा भी करते हैं हर दफा, हर बजट में दावा किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बजट में क्या, ये तो जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तभी हम सुनना शुरू कर देते हैं 2-3 चीजें जो आपकी प्रायोरिटी मिले, बट स्टिल आप हालात देखें कि आप इस जगह पे आ गए हैं कि आप प्राइवेटाइज करने चल रहे हैं। भाई प्राइवेटाइज करते हुए, ठेके देते हुए आपको शायद ख्याल नहीं आया गरीबों का। और नहीं तो ये जो बजट है हुकूमतें मुख्तस करती हैं, आमिर भाई प्राइवेटाइज हो गया तो बजट किधर जाएगा? कॉलेज दौर में हम कहते होते थे जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है। हाँ। अच्छा, ये अमेरिकी हेल्थ सिस्टम जो है वो अमेरिकी हेल्थ सिस्टम नहीं होगा, ये सिर्फ अमेरिकी तर्ज का मेडिकल सिटी है आमिर भाई, और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जगह दी जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आई बीबी, आपको अगर आप समझ आती है, ये पैसे कमाएंगे आप जरूर, और क्या करेंगे? तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे? और क्या मुझे बताएं, वो फ्लाई काम करते हैं, सरकार की जेब में भी पैसे जाएंगे, सरकार की जेब में जाएं ना जाएंगे, लोग बात है वो देखें आमिर भाई कैसे नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी बात बना के ये देंगे, और सरकार की जेब में जाएं ना जाएं, आप इस बात को ना सोचा करें किसकी जेब में जाएंगे, आप सोचें आपकी जेब से चले जाएंगे, हमारी जेब से जाएंगे, किसकी जेब में जाएंगे ये तो बात की बात है, हसन की, मेरी, आपकी, किस किस की जेब से मैं आपसे कहूँ, नगार की जेब में से निकल जाएंगे पैसे। रात को निकले हैं, मैं इतना परेशान हुई नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस की, आप यकीन माने वहां पर रश का वो इंतहा थी जो सरकारी अस्पतालों में होती है, और ये हर प्राइवेट हॉस्पिटल की कहानी है कि ये सरकारी अस्पतालों जितना रश है, अगर यहाँ ये रश है तो सरकारी अस्पतालों में सुबह के टाइम क्या रश होगा। कल 7 बजे मेरा जाना हुआ, अल्लाह रहम करे। अब ये मेडिकल सिटी अगर आप धड़ाधड़ बना रहे हैं, आपको ये पता है कि लोगों को जरूरत इसकी है, यहाँ रश रहेगा, पैसे जाएंगे जेब में। सर्विसेज हॉस्पिटल के दौरे की बात कर लेते हैं। हसन, कल लोगों ने बड़ी शिकायतें की हैं वहाँ सीएम साहब। देखिए मेरी एक बात सुने ना, बट उसके बावजूद इत्मीनान का इजहार, इत्मीनान का, मुझे सिर्फ एक बात, ये कैसा सरप्राइज विजिट है? जैसे आमिर भाई ने कहा कि 2 घंटे पहले मीडिया को भी पता था, रोड भी बंद हो गया, रोड भी बंद हो गया था, सिक्योरिटी भी सीएम की पहुंच चुकी थी, तो ये कैसा सरप्राइज विजिट है? खुदा का वास्ता ये बातें छोड़ दें। अगर मीडिया को पता था तो अस्पताल इंतजामिया को नहीं पता था कि सीएम आ रही है, जाहिर बात है, और कैसे पता होगा? जब पहुंच गया सारा 2 घंटे पहले तो आपकी इंतजामिया को पता चल गया, तो अब तो इत्मीनान का इस चीज को फिर आप सरप्राइज विजिट ना कहें ना, माजरत के साथ फिर इसको आप ड्रामा कहेंगे जो हर दफा से होता आ रहा है। तो इस तरह ये चीजें सही नहीं होंगी, और खास तौर पे सरकारी अस्पताल इस तरह किसी भी सूरत सही नहीं होंगे जब तक रात के 1 बजे भी जाना पड़े तो बगैर बताए जाएं। जैसे निगरान दौर में हमने देखा है, हमने तो हर चीज देखी है, तो वो क्यों नहीं करते? बगैर बताए चले जाए ना, अपने वजीरों को साथ बिठाएं और चले जाएं। ये क्यों नहीं किया जाता? यहाँ पे जरूरत है नई मेडिकल सिटी बनाने की, नई जरूरत है। आमिर भाई इन अस्पतालों को क्यों नहीं ठीक करते? आप सबसे बात की आपने, अभी आपने एक हॉस्पिटल का नाम लिया था, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल्स की तो जरूरत रहेगी, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि नहीं होगी, लेकिन आपने अगर हमारे खर्चे पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनवाने हैं तो ये ना काम करें आप वहाँ पे भी। और मैं दूसरी बात आपसे ये भी कहता हूँ, आपने लाहौर में इस वक्त 3-4 कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी काम कर रहे थे, आपने भी अपने वालिद के नाम पे लाहौर में ही कैंसर, बहुत अच्छी बात है जी, आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन ये किसी और जगह भी बन सकता, किसी और शहर में बनता ताकि लोड कम होता लाहौर पे और लोगों को वहाँ की वहाँ सहूलत मिलती है। यानी
अगर इसको रावलपिंडी में बनाया जाए तो आपके खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सहूलत मिलेगी, और अगर इसको मुल्तान की साइड पे बनाएंगे तो आपके सिंध के लोग भी उसमें कैटर हो जाएंगे। हमें पूरे मुल्क के लिए सोचना होता है, बलोचिस्तान के लोग भी वहाँ कैटर हो जाएंगे। तो सारे का सारा मलबा लाहौर में, मैं फिर कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बनाने जा रही हैं, लेकिन अगर आप इसको किसी और शहर में शुरू करते तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते तो ज़्यादा बेहतर था। लाहौर में ऑलरेडी 2-3 हॉस्पिटल कैंसर के। सब्जाजार हॉस्पिटल जाना हुआ है? मेरा हुआ वहाँ जब मैं बीमार हुआ था। हाँ। तो सबसे पहले मेरे घर के करीब वही है, तो मुझे वहीं ले जाया गया था। और रात का 1:45 बजे था। सफाई का बेहतरीन इंतजाम था, और डॉक्टर ने उसी वक्त जो है उन्होंने कंप्यूटराइज जी। उसकी वजह क्या थी? उसी वक्त उन्होंने, कोई वजह नहीं थी, उनको कुछ पता नहीं था मैं कौन हूँ कौन नहीं, आपका तो नहीं पता था, लेकिन निगरान रात को 2 बजे रात को लेके जाया गया। हमारे एजाज भाई हैं वो लेके गए 2 बजे के करीब, और वहाँ पे मैं सिस्टम देखकर खुद भी हैरान था कि यार ये रात को सब्जाजार हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स मौजूद, पैरामेडिक स्टाफ मौजूद, उन्होंने उसी वक्त मेरी वो एक कंप्यूटराइज पर्ची बनाई, कुछ नहीं लिखा उन्होंने, नाम लिखा, एज लिखी, कंप्यूटराइज पर्ची मुझे दी, लटा दिया, मेरी ECG हो गई, मेरा सिस्टम, 2 डॉक्टर मेरे ऊपर आ गए रात के 2 बजे। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हार्ट का मसला नहीं है, आपको पेट की शदीद दर्द है, हम आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, इससे अगर आपको आराम आ जाए घर चले जाएं, अगर आराम ना आए तो सुबह आपने प्रॉपर इसका चेकअप कराना है। अच्छा, अब इसमें एक मिनट, अब मेरे साथ जो वाकया पेश आता है वो बयान करता हूं। नहीं, अब इसमें एक चीज देखिए, मेरी बात सुने। उस जब आमिर भाई बीमार हुए थे उस वक्त निगरान हुकूमत थी, और डॉक्टर्स को क्या डर होता था कि किसी भी टाइम पे वजीर आला साहब जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ये हमने देखा, वो मुझे याद है, आमिर भाई याद है दाता दरबार हॉस्पिटल का आपको किस तरह से रात को जो है वो गए थे। मेरा पॉइंट ये है ना कि ये सब्जाजार हॉस्पिटल हो गया, समनाबाद हॉस्पिटल हो गया, समनाबाद हॉस्पिटल में सुबह के टाइम गई, बेतहाशा रश था, आउटडोर में इतने पेशेंट आए थे, बट मेरे सामने गायनी की पेशेंट आई और उनको उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया कि यहाँ पर इंतजाम नहीं है प्रॉपर, गायनी वाले कमरे को ताला लगा था। मेरा पॉइंट ये कि आप नई मेडिकल सिटी बना रहे हैं, नए हॉस्पिटल, पहले इनको फॉल कर दे, पहले इनको फॉल कर दे। हॉस्पिटल समनाबाद भी बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छे इंतजाम थे, बट स्टिल वहां पर अगर आपको सीनियर डॉक्टर ही, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है ही नहीं वहां पर, ऑपरेशन के लिए सर्जन वहां पे मौजूद नहीं। देखें, जाहिद चौधरी साहब हर दूसरे दिन खबर दे रहे होते हैं कि अद्वियात की कमी है, अद्वियात की कमी है, इस चीज की कमी है। वैसे ये भी खबर है कि जाहिद चौधरी खबर देता है लेकिन आमिर भाई वो खबर सही है, आमिर भाई वो खबर सही है, ऐसे ना करें आप। नहीं, ये लड़ाई का सबब बना रहे हैं, वो हम तो कुछ नहीं कह सकते। एक और खबर है जी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इंसदाद पोलियो मुहिम के बाइकआउट का ऐलान। बहुत बड़ा चैलेंज है ऑलरेडी हमारे मुल्क के लिए, और अगर ये सिचुएशन कायम कर दी जाएगी तो फिर एक तो इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या जाएगा, दूसरा यहाँ पर ऑलरेडी हम इस मसले से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हसन अली, देखें, इसमें बड़ी एक सीधी सी बात है कि ये इसमें इनको भी सोचना चाहिए, ये जो पोलियो वर्कर्स हैं खास तौर पे, लेकिन वो भी क्या करें। हमने ये खबरें पढ़ी हैं कि उनको उनका मुआवजा नहीं मिलता, कितना कितना अरसा नहीं मिलता। देखें, धूप में, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, ये वो अमला है, ये वो लोग हैं कि जो घर घर जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो उनको अगर आप मुआवजा नहीं देंगे तो फिर वो मजबूरन फिर वो यही करेंगे ना जो वो कर रहे हैं। कब तक इस तरह से चलेगा सिस्टम? अच्छा, ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना चौथा रोज है, चौथा रोज। ये देखो, ये उसी ठेकों पर जिसका हमने शुरू में उसी की वजह से है। और दूसरा, ग्रैंड हेल्थ अलायंस और जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको आप मिक्सअप ना करें ना, ये दोनों घर घर जाते हैं, वो पोलियो वर्कर्स हैं, उनका मुआवजा, उनकी इज्जत तकरीम आप उसी तरह से करें। और वो अगर आपके घर पे आए तो उनसे जरूर आप कोल्ड ड्रिंक या पानी इस्तादात के मुताबिक, गर्मी का सीजन है, लेकिन शर्म आनी चाहिए इन डॉक्टर्स को कि ये कैसे एक मर्ज के खिलाफ मुहिम पे बाइकाट कर सकते हैं। तो आमिर भाई होता ये बेशरम लोग हैं। नहीं, ऑपरेशन बेशरम लोग हैं यार, मैं कह रहा हूं बेशरम लोग हैं, तो इसमें क्या है, OPD बंद करें। अगर ये मरीज के इलाज से इनकार करते हैं तो ये बेशरम लोग हैं, ये हमारे टैक्सेस के पैसे पे डॉक्टर बने हुए हैं, ये सरकारी हॉस्पिटलों में काम करते हैं, हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं, और ये कैसे इनकार कर सकते हैं एक ऐसी मुहिम से जो कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बैनुल अक़वामी मुहिम है, और इसमें पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। वो उसकी वजूहत कुछ भी हैं, चाहे उसकी बड़ी वजह जो है अफगान महाजरीन है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया की नजरें जो हैं, दो तो मुल्क बचे
यहाँ पर पेरेंट्स से करना चाहूंगी, अगर आपके घर पोलियो टीम नहीं आती तो प्लीज जब कभी आप सुने कैंपेन चल रही है, मैं खुद अपने बच्चों को ले जाती हूँ करीबी सेंटर में, करीबी हॉस्पिटल में, अपने बच्चों को पोलियो ऐसे ही है, जरूर लाजमी पिलाएं, आपके बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, सेफ भी है ये, अगर आप दोबारा भी पिला लें तब भी सेफ है, इसका नुकसान कोई नहीं है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड पेश ना करने पर लेस्को अफसरान को नोटिस, वजीर दाखिला की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। ओवर बिलिंग तो अब शुरू होगी, वो कहते हैं ना पार्टी तो अब शुरू होगी, अब शुरू होगी, गर्मी शुरू हो गई है ना, बस लोगों की एसी चल, अब ओवर बिलिंग शुरू होगी। अब आप देखती जाइएगा आगे क्या होता है। बिजली चोरी भी होगी, पहले भी होती है, अब मजीद होगी। स्मार्ट मीटर्स की बात हम सुन रहे हैं, बड़े अरसे से सुन रहे हैं, नई बात नहीं है। देखिए बड़े अरसे से सुन रहे हैं वो, बल्कि सिपरा साहब ने खबर दी थी कि जी वो ऐसे मीटर आ जाएंगे कि जिससे इनके पास डायरेक्ट रिकॉर्ड जाएगा और सारा कुछ होगा, तो वो सिर्फ बातों की हद तक है अभी तक तो, अगर देखा जाए तो हसन वैसे काम शुरू हो चुका है, अमल भी शुरू हो चुका है, कुछ अभी तक लगे तो कहीं नहीं देखे। आमिर भाई आपने नहीं देखे? लगना शुरू हो गए हैं। आपके शहर में जितने ट्यूबवेल है ना इस वक्त, ट्यूबवेल पे बिजली कम चोरी होती थी, मैं यही तो ट्यूबवेल पे तो पुराने लगे हुए भाई, नहीं लग गए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 3 फेस मीटर्स के ऊपर वो कर रहे हैं, अभी सिंगल फेस पे तो आई नहीं, सिंगल फेस पे नहीं आया। पहली बात ये है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि मैं पिछले 7-8 साल से जिस प्रोग्राम में भी बैठता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ ये मीटर्स का जिक्र होता है तो मैं ज़रूर जिक्र करता हूँ कि भाई आप प्रीपेड मीटर क्यों नहीं लगाते। मैंने 500 की बिजली इस्तेमाल करनी है, 5 लाख की करनी है, मैं पहले पे करूँगा, मैं फिर उसको चार्ज करूँगा अपने, जिस तरह से मोबाइल के चार्ज करते हैं आप, सिम को चार्ज करते हैं, वैसे ये दुनिया भर में ये सिस्टम चला गया। ये आपके हमसाया इंडिया में चला गया, ईरान में है, बिजली चोरी होगी, इंग्लैंड में है, आप इंग्लैंड में वहां पे है। आप मुझे बताएं इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? फायदा ही फायदा है आमिर भाई। दूसरा, आप अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर मीटर क्यों नहीं लगाते? ये मुसद्दक मलिक साहब ने 2017 में मॉडल पेश किया था, आज उसको कितने 6-7 कितने साल हो गए सुना, 8 साल हो गए, 8 साल। उन्होंने कहा कि हमने अगर लेस्को को हमने 1 लाख रुपए की बिजली दी है तो मीटर बताएगा कि 1 लाख रुपए की बिजली लेस्को के पास गई है, इस 1 लाख का हिसाब लेस्को देगा, लेस्को ने देना, बिल्कुल। अच्छा, फिर लेस्को जो है आगे अगर उसको प्री उसमें कर देगा मीटर्स को, मीटरिंग पे, यानी मैं जितने का मीटर चार्ज कराऊंगा उतने की बिजली में इस्तेमाल कर लूंगा, तो लेस्को के पास भी कोई जवाब नहीं बचेगा कि मेरी इतनी बिजली आई थी, इतनी गई। लैंड लॉसेस का भी निकाल लेते हैं, अच्छा, इसमें 5%, 7% जितना आप रखना। देखिए एक और चीज है, जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं जो है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है और जो बल्क में बिजली ले रही हैं, तो वहां पे भी तो यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे यही है ना कि जी आपको इतने यूनिट दे दिए गए, ये आप जिम्मेदार हैं इसके, तो इस तरह क्यों नहीं? लेस्को यही बेच रहा है ना, लेस्को इसी तरह बेच रहा है। अच्छा, मुझे बताइए आम सार्फ के लिए ये आसानियां क्यों नहीं बना देते हैं? भाई आसान कर दें इसको, उसका मीटर, उसकी तार, उसका बिल, आपको ना बिलिंग करनी पड़ेगी, वो जाएगा, वो चार्ज करा लेगा, फोन पे चार्ज हो जाएगा, रिचार्जेबल, अपने बैंक को उसमें से चार्ज कर लेगा अपने मीटर को, और एक ऐप बना दो, सब उसकी ऐप उसको बता, जैसे दुनिया भर में है, उसकी ऐप उसको बता रही होती है तेरे पास इतने पैसे बचे और इतने मिनट तू बिजली चला सकता है, जिस कंजप्शन पे तू बिजली चला रहा है। हमें भाई सोलर का नहीं हम देख रहे होते कितनी प्रोडक्शन हो गई, ऐप पे ही देख रहे हैं। जब तक आप अपने जदीद खतूत के ऊपर अपनी चीजों को इस्तेमाल नहीं, इसीलिए शहबाज शरीफ बार बार कह रहे हैं मैं प्राइवेट कर दूंगा, और उन्होंने कर देना है। मैं आपको ये भी बता दूं, कर देना, आप लोग पछताएंगे जो 65, 80 लाख रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, और उसके अलावा शहर से इकट्ठा कर रहे हैं अपने एसडीओ एक्सीलेंस, तो हो जाए, फिर मैं खुद इसके हक में हूँ, कर दे। तो मैं तो ये कहता हूँ प्राइवेट कर दे, कर दे। और ये 65 लाख 85 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, ये ओवर बिलिंग का रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे, इनकी ढटाई और इनकी ये देखिए चोरी जो पकड़ी जाएगी, पेश करेंगे, ये बास्तर भी बड़े हैं, सीरियसली कभी भी नहीं करेंगे। अपनी चोरी जो पकड़ी ख्याल है, अगर जो 85 लाख की तनख्वाह पे लगा वो अपनी कारकर्दगी पे लगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, सिफारिश पे लगा होता है, उसकी कोई बड़ी सिफारिश होती है। देना सारिफ का क्या कसूर है, वो क्यों ओवर बिलिंग भुगते, मुझे बता दें। सारिफ का कसूर, अब उसमें क्या करें, हमारा सारिफ का कसूर फिर यही कहा जा सकता है कि वो रहता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, फिर तो यही कहा जा सकता है ना। आमिर भाई जो बिजली चोरी करते हैं बड़े मुतमईन होते हैं, फिर वो सुकून से बैठे होते हैं। ऐसे नाम है ना कि आप परेशान हो जाए। जरा सिपरा साहब से कहें किस दिन लिस्ट दें ना बिजली चोरी की। बिल्कुल, ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जितनी सिपरा ने पूछ लेना, फजूल जा बंदा, पहला नाम मेरा लिख देना।
वैसे एक बात भी कहूं, देखिए जितना कम बिल आमिर भाई का मैं कम इस्तेमाल लोगों को शक में मुब्तला करता। मैंने कहा ऐलान ठहर जाओ यार, आज मेरी शादी की सालगिरह, मैं अपनी आमिर भाई को विश करना चाहता हूँ और मैं उसको विश करना चाहता हूँ। आप सालगिरह का वो चलाते नहीं एंड पे, तो बता देते मैं स्पेशल नहीं, वो एनिवर्सरी पे आप नहीं चलाते। मैं आज एनिवर्सरी का स्पेशल बनवा लेती। इधर भी भाई की भी आज ही शादी की, नहीं मेरी कल थी। चलो आज मेरी है। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी आने वाली जिंदगी बहुत खुशगवार हो, अल्लाह ताला आपको खुशगवार जिंदगी। तो मैंने कहा उसको विश कर लूं कि मेरा जिंदगी का साथ दिया। नहीं रात केक ले गए हैं, केक पे भुगता दिया आमिर भाई ने। चलें हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। 4 किलो मनशियात बरामद, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का अहलकार सप्लायर निकला। आमिर भाई देखिए, मनशियात में पैसा इतना है, वैसे तो एजुकेशन में इससे भी ज्यादा है, लेकिन चलें मनशियात में नहीं आमिर भाई, वाली बातें ना बताएं माजरत के साथ। मनशियात में पैसा इतना है, मतलब बता रहा हूँ आपको। तो ये एहलकार हो आप पूरी दुनिया में, ये चले मैं आपको अब इस तरफ ही ले आते हैं, पूरी दुनिया में जो इसको कंट्रोल करने की एजेंसीज हैं वो उनके अहलकार ज्यादा मुलव्वस होते हैं इन चीजों से हमेशा। देखिए पैसा पूरी दुनिया के लिए बेहती जो है वो मुलव्वस होता है ना चोरी। आप अगर आज हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड की कोई भी फिल्म उठाकर देखें जिसमें मंशियात का जिक्र हो, तो आपको अंदर से बंदा मिलेगा जो सप्लायर होएगा, जो यहाँ सहूलतकार होएगा। ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, ये पैसे की बेस पे ही होता है, वो कोई खिदमत खलक के लिए साथ नहीं शामिल होता। तो ये भी पुलिस एहलकार जो भी बेचारा था, ये बेचारा कहना चाहिए शैतान ही, शैतान है कहता है, शैतान कहता है बेचारे दसी नहीं जी, पुलिस नहीं, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का। ये तो ये चले सामने आ गया ना। प्रोटेक्शन यूनिट को मेरा अपना थोड़ी है, पुलिस का ही है ना जी, तुम्हारी वो नहीं सिक्योरिटी एजेंसीज में से एक अदारा है ना। ऑरेंज लाइन ट्रेन की सिक्योरिटी पर तैनात था और इसने जो है वो अच्छा ये वहाँ खड़े होके और ये आपके मुझे आपके यूनिवर्सिटीज में, आपके कॉलेजेस में ये जो मंशियात पहुंच रही हैं, जो बच्चे आइस का नशा कर रहे हैं, वो कैसे पहुंच रहे हैं? ऐसे ही बिल्कुल। आपके सिक्योरिटी गार्ड पंजाबी थे ही कहते हैं कुत्ती चोरा ना रली हुई है। आपके यही सिक्योरिटी लैब्स जो हैं, ये आपके वो जो चोर जो हैं वो आपके घरों के अंदर घुस गए हैं। ये मंशियात फरोश आपके घर के अंदर, आपके बेडरूम तक पहुंच गए हैं। तो मुझे बताएं ये क्या सूरत हाल है? इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बहुत ही सख्त पॉलिसी जो है वो तरतीब देनी चाहिए, और हमारे जो आला पुलिस का काम है और पुलिस सिक्योरिटी इदारों के सरबराह हैं उनको सर जोड़ कर बैठना चाहिए। ये आपका आपका मुस्तकबिल भी इसी जगहों पे घूम फिर रहा है, कोई उसके लिए कोई अलग दुनिया आपने तराशी नहीं है। और ये तो तराशना भी चाहेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही लोग, इसलिए पूरी दुनिया पूरी दुनिया में है, ये पूरी दुनिया में ये मसला। और इसमें ये देखें कि ये तो एक बंदा जो है ये पकड़ा गया, और ये कैसे पकड़ा गया? अब बात ये है कि या तो इसने अपने जो ऊपर के अफसरान थे उनको हिस्सा नहीं पहुंचाया तो ये पकड़ा गया। क्या ख्याल है आमिर भाई? अच्छा आमिर भाई मुझे ये बता दें, क्या ये एक अकेला वाहिद एहलकार होगा कि नहीं? मैंने आपसे कहा, मैंने पूरे इदारों का मैंने तो नाम लिया बच्चे, और मैंने पूरी दुनिया का बताया आपको कि पूरी दुनिया में ये जो इसको कंट्रोल करने वाले लोग हैं उन्हीं में के अंदर वो काली भेड़ें मौजूद होती हैं। सारे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने इसलिए कहा कि जितने इन एजेंसीज के सरबराहान हैं सर जोड़ के बैठे कि कहाँ हम इसको लैब इसका है, और हमें मंशियात फरोश कब्रिस्तानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, नहर पे आपकी ये चले जाएं, नहर पे, आपके ट्रेन पे, बसेस पे घूमते फिरते नजर आते हैं। तो इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए वो काम करना चाहिए, मिलकर कोई हिकमत अमली बनाए ताकि इसके लिए इसमें बेहतरी इसमें एक बड़ी अदरवाइज आने वाला आपका मुस्तकबिल तबाह हो भी रहा है, मजीद होता चला जाएगा। ये तो खुलेआम आपके ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर कैमरे लगे आमिर भाई। नहीं अच्छा, वो कैमरे लगे भी हैं तो वो उससे इसका क्या फायदा है जब वो सिर्फ लगे हैं ना जी, उससे अब क्या मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं कि आपका अहलकार ही मंशियात फरोश। सही बात है। तो आपको तमाम लोगों की मैं समझता हूँ जिसको जियो फेंसिंग शायद बोलते हैं इसको, जियो फेंसिंग, इसी तरह का आपको कोई सर्च ऑपरेशन अपने अदारों के अंदर पहले करना चाहिए, वहां से काली घेरे निकाल के उनको निशाने। वो वाली न्यूज याद आती है, बार बार हमने फुटेज दिखाई कि आपका पुलिस एहलकार ही मनशियात घर से बाहर, वो बाटापुर का शायद इलाका था।
सो आप ये देखें वो चिराग तले अंधेरा। नहीं आप ये बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, आपने कितने दफा ये खबर चलाई है कि जी ये ड्रोन जो है वो पकड़ लिया सरहदी इलाके में, तो वो मंशियात ही लेके आ जा रहा था ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपने अब तक क्या हुआ? एक और चीज है ज्वाइन किया है माजरत। अच्छा जी, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एहलकार सप्लायर निकला, 4 किलो मनशियात इरफान साहब बरामद हुई है उससे। आबिद चौधरी साहब की खबर है, मुझे बता दें ये 4 किलो मनशियात जिससे बरामद होती है उसकी सजा क्या होती है? जी बिल्कुल, ये तो 9C है और 9C जो इसके ऊपर जो दफात लगती हैं उसके मुताबिक सजाए मौत जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो दी जा सकती है और कम से कम जो है वो उम्र कैद की सजा है अगर अदालत इसके ऊपर जो है वो करना चाहे। तो ये एक बड़ा सान्या है कि लाहौर पुलिस जैसा जिसको पूरे पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा वसाइल दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा अफसरान यहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा सर्विलेंस यहाँ पे होती है, उसके बावजूद स्पेशल प्रोटेक्शन का अपना एहलकार है, पुलिस के अपने ही एहलकार हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर ये एहलकार था। इरफान, इनको मिसाल कभी बनाया? लाहौर पुलिस की एग्जाम्पल देखी जाए, साबका मिसालें देखी जाए तो इसमें बहुत से पुलिस अफसरान जिनको इस यूनिट का इंचार्ज बनाया गया कि वो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो खुद जो थे वो मंशियात फरोश निकले, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ और उसके साथ साथ बहुत से बड़े बड़े अफसरान जो थे इसके अंदर मुलव्विस थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी तक लाहौर पुलिस के जितने भी पुलिस अफसरान या एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई, किसी एक को भी अब तक सजा जो है वो अदालतों से नहीं करवाई जा सकी। और उसकी वजह यह है कि जो तफ्तीश करने वाले लोग हैं वो पुलिस के एहलकार खुद हैं और यही वो अपने बेटी भाइयों को बचाने की जो रवायत है इनकी उसके ऊपर कारफरमा है। और इसी वजह से ये तमाम जो अफसरान और एहलकार हैं ये वक्ती तौर के ऊपर तो इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इनके खिलाफ कोई अदालत से कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाती। क्यों आईजी साहब इस पे कोई नोटिस नहीं लेते, कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बनाते? क्योंकि अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज करते रहे, यहाँ तो लोगों के घरों में मनशियात पहुंच रही हैं, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, फिर तो आने वाला मुस्तकबिल तबाही ही तबाही है। इरफान जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो मंशियात की लानत है वो हमारे गली मोहल्लों से होती हुई हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वहां तक पहुंच चुकी है। और पुलिस की अगर जब भी कोई प्रेस रिलीज देखी जाए तो उसमें यही क्लेम किया जाता है कि जो भी मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए उनकी जानिब से ये मंशियात स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वहां पे सप्लाई की जानी थी। तो इसका मतलब है कि ऐसे मंशियात फरोशों की तादाद जो है वो हमारे माशरे के अंदर जहर फैला रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून के अंदर सुकम नहीं है और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मैकेनिज्म है उसमें वही अफसरान मौजूद होते हैं जो कि इसके बेनिफिशरी होते हैं। उनका एक साइड जो है, एक पार्ट जो है वो अगर गिल्टी होता है तो दूसरा पार्ट उसको बचाने के लिए एक्टिव हो जाता है और इसी तरह उन तमाम लोगों को बचा लिया जाता है। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, खुद हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, बीट रिपोर्टर हैं इरफान मलिक साहब, जो बता रहे हैं कि बड़े बड़े पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस हैं। सो होता क्या है कि जी अदालतों से कभी इन्हें कोई सजा ही नहीं मिली, वहां पर ये अपने पेटी भाई तफ्तीश करने वाले होते हैं जो कि इनको बचा लेते हैं। जिस सोसाइटी में ये होगा वहां ये लानत बढ़ेगी ही, स्कूल्स कॉलेजेस में भी पहुंचेंगी, यूनिवर्सिटीज में भी नशियात पहुंचेंगी और ऐसे ही ये एहलकार जो खुद पुलिस के रखवाले हैं अवाम में ये जहर बांटते रहेंगे। कुछ नहीं हो सकता, अफसोस ही किया जा सकता। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है और यहाँ पे आमिर भाई बहुत परेशान थे प्रोग्राम के आगाज से ही। घरों में गाड़ियां धोने पर पाबंदी है और पाइप के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। क्यों परेशान है? मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ, मैं तो कपड़ा गीला कर आमिर भाई आप रोज सुबह गाड़ी धोते हैं, ये जो घरों में धोने की पानी से गीला करना है और बार-बार करना पड़ेगा, पानी इस्तेमाल करना उस तरह। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, ये घर जिसमें है इसमें सीएम हाउस भी शामिल है कि नहीं है? नहीं। या क्या आपकी सीएम बाकी अफसरान, औरंगजेब, आपके अफसरान चमचमाती गाड़ियों में हमारा दिल जलाते हुए नहीं गुजरेंगे सामने? अब इसका नुकसान क्या होगा आपको पता? मुझे सिर्फ ये बताएं ना कि क्या आपने बाहर आपने सर्विस स्टेशन बंद, गंदी देखी नहीं, बाहर आपने सर्विस स्टेशन बंद कर दिए, उनके गाड़ियों के टायर हमारी शायद शक्लों से भी ज्यादा साफ होते हैं। सही कह रहे हैं, उसको पॉलिश किया होता है। सही बात है भाई। आप मुझे बताएं, ड्राइवर साफ करना, बाहर हम सर्विस स्टेशन से गाड़ी आपने बंद कर दी है कि सर्विस स्टेशन बंद कर दें, इनके लाइसेंस मनसूख कर दें, ये पानी बहुत ज़ाया करते हैं। अंदर आप घर के अंदर भी आप गाड़ी नहीं धोने देते हैं, तो गंदियां गड्डियां वाला शहर बनाना शहर लाहौर में।
मुझे बताएं किसका हल क्या? अच्छा, हल जहां पे था वो आपने किया नहीं। अच्छा, यानी जमीन का पानी जमीन को वापस नहीं किया, गंदे नाले के जरिए बहा के दरिया में बहा दिया, आगे चला जा भाई लाहौर शहर से। नहीं, लेकिन एक चीज आपको याद है कि जो सर्विस स्टेशन पे इन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट इन्होंने कहा था उसी को रिसाइकलिंग करें, कुछ ने करना था नहीं, वो किया है, वो किया बहुत सारे पंप। ये खुद को रिसाइकल करें, मेरा ख्याल है पूरी हुकूमत को एक रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर डालें, इसको दोबारा निकालें, बेहतर यही है। ताकि ये जो अहकाम जारी करते हैं उसमें सुबह से दिल जल रहा है। मैंने ये इस पीको रोड के ऊपर को 4 ट्रक सिर्फ पौधों को पानी देते हुए, जो ग्रीन बेल्ट है, हर रोज ये देखती हूँ, धुआं वो निकाल रहे थे सरकारी जो जितने भी पीएचए के ट्रक थे, पानी वो धराधर उस प्लांट्स के अंदर डाल रहे थे। और इसी क्यारी ने मुझे पानी देना था मेरे शहर को, क्योंकि इसने अगर रोड साइड से गहरा होना था, इसके अंदर बारिश का पानी जाना वो था, हमने ऊंचे कर दिया, जिससे हमारा जमीन का पानी का लेवल ऊपर होना था। उसको मैं अपना पानी भर भर के बोजर्स के जरिए दे रहा हूं, और 50 लोग उस पर हैं, और वो डीजल जला रहा है, उसको दे ही जा रहा है रेस, उसका वो मोटर सी चलाने के लिए, वो उसका पंप चलाने के लिए। आप मुझे बताएं ये कहाँ की वो है? तो अब आपको मैं बताऊं इसका हल क्या है। आपको उस सर्विस स्टेशन पे जाना है जहां पर रिसाइकल प्लांट लगाया उन्होंने, क्योंकि परमिशन सिर्फ उसको ही है, घर में पानी है। अगर नहीं तो मुझे एक बात बताएं, वो मुंह मांगे पैसे नहीं मांगेंगे? जाहिरी बात है, फिर तो वो करना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, कोई पूरे इलाके में एक ही चल रहा है, एक है तो और रश क्या हाल क्या होगा? मुझे बताएं, लोगों के पास टाइम है क्या? हम पॉलिसी बनाते हुए सोचते भी नहीं है कि यार हम क्या पॉलिसी बनाने लगे हैं? आमिर भाई कहां से सोच रहे हैं? अच्छा, एक घर है आपकी सीएम सर, एक घर है 1 कनाल का, उसके अंदर गाड़ी अगर कोई धो रहा होगा तो पता कैसे चलेगा? पता चल ही नहीं सकता। अच्छा, वैसे डॉल्फिन एहलकार पहुंचना शुरू हो गए थे घरों के बाहर, जहां कहीं पे पानी का इस्तेमाल घर से बाहर अगर वो धो, मैं मेरे घर आएगा तो मैं तो पाइप अपने सिर तक कर लाऊंगा। मैं कहीं नहाना मना है जनाब? या पोर्च नहीं धोते लोग? नहीं ठहर जाओ, नहाना मना है। ये फिर आप इस तरह करें, अगर सिर्फ पानी बचाना है तो गुस्ल करना भी मना फरमा दे। आमिर भाई आपकी क्या बात है? वैसे आपके मशवरे जो है ना, नहीं, आप जरूर पानी का इस्तेमाल, हम लोग यहाँ बैठ के खुद कहते हैं, कम करें, नाप तोल के करें, जरूर आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाएं। मैं अपने घर में ये जो रोजाना धोने वाला सिस्टम हमने ही किया हुआ, हमने महीने में 1 आध दफा बस उसको बाहर से कहना कि फर्श धो दे, बस खत्म, दैट्स इट। देखिए, और वो भी पानी की बचत के साथ। ये नहीं है कि वो पाइप खुला छोड़ के तो वो बाकी काम करती रहे और पानी खुला है, पानी वो नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, उनको जरूर सजा देनी चाहिए। पौधों को पानी देना, मुझे बताएं कहाँ क्या ना दें। और अगर ये अहलकार मेरे घर के बाहर आएगा मैं तो पाइप तक कर लेना इस तरह। मैंने कहा ये वाली एक्टिंग आप भी कर सकते हैं, और बाकी भी कर लेंगे। आपका तो कोई पता नहीं, साथ गाने भी गुनगुनाना हाँ, कर देंगे। तो आमिर भाई तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाड़ी धोने से मना किया है। आप गाड़ी भी धोएंगे, वहाँ पे खुद भी नहाएंगे, आपको टाइम मुक गया ना, पानी मुक गया, टाइम मुक गया, टाइम भी खत्म हो गया। चलें जी, आप इंजॉय कीजिएगा, नहाना भी और गाड़ी धोना भी। अब कोई ऑल्टरनेट इसका हल जरूर सभी सोच रहे होंगे कि क्या होना चाहिए, हम भी यही सोच रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। कोई हल हो फिर उसके, इसके अलावा फिर आप ये कहें कि इस पे इम्प्लीमेंट करें तो कर लेंगे, लेकिन इसका हल भी कोई बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर शो में आएंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आजकल एक ट्रेंड आप बहुत आम देख रहे होंगे। मैं तो जब भी ये मोबाइल फ़ोन पकड़ती हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक तो मैं यूज़ नहीं करती, बट कभी कभी अगर ऐसे ही कोई रील वगैरह देखें या किसी के फ़ोन पे पता चले, एक टर्म बड़ी आम है जो कि हर कोई जिस पे काम कर रहा है, हमारे अपने बहुत सारे एंकर्स हजरात भी इस पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है पॉडकास्ट से। ये पॉडकास्ट है क्या? इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है, और हम देखते हैं कि जिस तरह हम टीवी पे बैठ के इंटरव्यूज कर रहे हैं, पॉडकास्ट में भी यही कुछ होता है। बट इसको पॉडकास्ट क्यों कहा जाता है? असल में पॉडकास्ट है क्या, और आज की जो पॉडकास्ट आप देख रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है? और इसके अलावा जी बहुत सारे लोगों को ये कुछ बना भी देती है, बहुत सारे लोगों की मकबूलियत को ख़त्म भी कर देती है। अब आप एक पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे सकते हैं। अब वो लोग जो कि ये पॉडकास्ट का बढ़ता हुआ ट्रेंड देखकर शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इससे आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। कितने पैसे वो भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, इसके लिए अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना चाह रहे हैं, तो आपके पास ज़रूरी सामान क्या क्या होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। बेहतरीन पॉडकास्टर बनने के लिए खुसूसियात क्या क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे।
एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्टर जिनको आप सब लोग जानते भी होंगे और आप लोग उनके मोतरफ भी होंगे। बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट उनके मैंने भी देखे, तो फिर हमने मुकम्मल देख के बहुत सारे लोगों को, और हमने फिर ये डिसाइड किया कि मोहम्मद हाफिज अहमद साहब को हमने अपने शो में बुलाना है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बेहतरीन पॉडकास्टर अगर मैं आपको कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपके एक इशू पे नहीं, डिफरेंट इश्यूज पर डिफरेंट मेहमानों के साथ, हर फील्ड के मेहमानों के साथ पॉडकास्ट देखे। पॉडकास्ट होता क्या है? बेसिकली तो पॉडकास्ट अगर आप देखें ना जाके, थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पॉडकास्ट एक ऑडियो डिस्कशन होती थी। रेडियो पे आप कह लें या आज भी आप एप्पल पॉडकास्ट वगैरह देखें तो उसमें ज़्यादातर आपको ऑडियो पॉडकास्ट मिलती है। तो पॉडकास्ट का असल मकसद तो यह है कि डिस्कशन, टू वे डिस्कशन। अभी जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है इसमें आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगरचे आजकल के इंटरव्यू और पॉडकास्ट में कोई खास फर्क नहीं है, बट टेक्निकल फर्क ये है कि इंटरव्यू में आप एक बंदे से सवाल पूछते हैं और फिर वेट करते हैं कि उसका क्या जवाब दे रहे हैं। पॉडकास्ट में आप टू वे डिस्कशन करते हैं, बार बार उसको इंटरप्ट करते कहते हैं नहीं ये नहीं, मतलब एक डिस्कशन होती है प्रॉपर दो लोगों के बीच में, सवालों जवाब नहीं होते, डिस्कशन होती है। बस अभी आजकल की पॉडकास्ट में यह है कि हमने वही रेडियो वाले माइक लगा के उसको वीडियो की शक्ल दे दी है, क्योंकि अब दौर है ही वीडियो का। अब ऑडियो का उस तरीके से नहीं है, तो शायद ऑडियो लोग, हाँ बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी पॉडकास्ट देखते हैं, लेकिन हमने आज तक वीडियो नहीं देखी। गाड़ी में बैठते हैं, चला के मोबाइल रख देते हैं और ड्राइव कर रहे हैं और उस दौरान पूरी पॉडकास्ट सुन लेते हैं। तो असल पॉडकास्ट का ये है कि जिसमें टू वे डिस्कशन हो और डिटेल डिस्कशन होती है। पॉडकास्ट के लिए कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंतखाब बेहतरीन है? ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है। अब मेरी ज्यादा ऑडियंस फेसबुक पे है, मेरे यूट्यूब चैनल भी अच्छा माशाल्लाह है, लेकिन जो मेरी रीच और जो व्यूअरशिप फेसबुक पे आती है वो मेरे यूट्यूब पे नहीं है, बल्कि उसका 10% भी नहीं है। तो ये आपके, अब बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी यूट्यूब पे अच्छी है, फेसबुक पे नहीं है। ये आपने अपनी ऑडियंस कहाँ पे बिल्ड की है, ये वो डिपेंड करता है। कितनी देर हुई पॉडकास्ट स्टार्ट किए? 2 साल हो गए। 2 साल बल्कि अब 2.5 साल होने वाले हैं। क्या समझते हैं आप, इन 2 सालों में अर्निंग पॉडकास्ट से बहुत बेहतर हुई? अर्निंग तो है, नो डाउट है, और लेकिन मेरा क्योंकि बेसिकली आईटी का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर हाउस है, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं फिर तो नहीं। हाँ, लेकिन वैसे अगर मैं इंडिविजुअली इसको देखूं तो बहुत अच्छी इनकम है। मेरे पास एक अच्छी टीम है, उसकी सैलरीज भी निकलती हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकलता है। हाँ, कोई महीने ऐसे आते हैं, ये सिर्फ पॉडकास्ट से, कोई महीना ऐसा भी आता है कि डाउन चले जाते हैं गेस्ट। आपका तरीकाकार क्या है पॉडकास्ट बनाने का? रोजाना की बुनियाद पर, वीकली, मंथली, किस तरह से? रिकॉर्ड तो मैं काफी सारी इकट्ठी करके रखता हूँ। ठीक है। प्लान ये होता है कि महीने में 8 पॉडकास्ट चलाने, यानी वीक में 2 पॉडकास्ट में चलाता हूँ। हाँ, अगर कोई बड़ा गेस्ट हो जाता है तो फिर वो मैं वीक में 1 पॉडकास्ट चलाता हूँ, ताकि उसी गेस्ट को टाइम मिले, लोग देखें। क्योंकि मेरे बेसिकली फॉर्मेट ये होता है कि यूट्यूब पे फुल पॉडकास्ट आ गई, फेसबुक पे मैं उसके पार्ट्स चलाता हूँ, चंक्स। अब बड़ा गेस्ट होता है, डिटेल डिस्कशन है, तो उसमें फिर चंक्स भी 8, 10, 15 निकल आते हैं, तो मैं डेली के 2 चलाता हूँ, 3 चलाता हूँ, 5, 6, 7 दिन वो गेस्ट चलता रहता है। ठीक हो गया। बाकी रूटीन के अंदर जो है वो 3 दिन के बाद हम जो है नई पॉडकास्ट चला देते हैं। अभी सबसे ज्यादा मकबूल तरीन पॉडकास्ट आपकी कौन सी है? काफी सारी हैं, मतलब अब मैं ऐसा उसको नहीं आपको खुद लगता है कि अच्छा ये वाली जो 1-2 हैं ये तो जबरदस्त रही हैं? वो तो क्योंकि मेरे फेवरेट है मौलाना तारिक जमील साहब, इसलिए मुझे लगता है कि वही सबसे अच्छे। बल्कि उनके साथ मैंने 4 दफा की है, तो वो एक दफा उनकी और डॉक्टर जाकिर नाइक की इकट्ठे, और 3 दफा मौलाना को लगा। अभी एक रिसेंट का इंतखाब कौन करता है? क्योंकि ऑलमोस्ट आपके मैंने हर टॉपिक पे देखी है। मैं रिसर्च नहीं करता। ठीक है। एक दफा मैंने एक पॉडकास्ट के लिए तैयारी की, मैंने सवाल लिखे और वो करके किया, तो मुझे खुद इतना ऑकवर्ड लगा उसको देख के कि यार, और ऑडियंस ने भी बता दिया कि नहीं आपसे मजा नहीं आया। तो नेचुरल वे में जो होता है ना, अब मुझे ज़ाहिर है ये तो मुझे पता है मेरा कौन गेस्ट है, अगर वो स्पोर्ट्स का है तो मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं नेचुरल वे में उनसे, क्योंकि हमारा होता है प्रोफाइल इंटरव्यू बेसिकली। हम आपका बचपन, अब ये इसकी कोई तैयारी की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने गेस्ट से पूछना है कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, तालीम कितनी हासिल की, इस फील्ड में कैसे आए, पैसे कितने कमाते हैं, शादी कब की, लव की, अरेंज की, बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, ये सारी। और जहाँ पे फिर उनकी जो फील्ड होती है, अगर कोई डॉक्टर है उसका टॉपिक है, कोई इंजीनियर है, कोई स्कॉलर है, फिर उस सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। तो बगैर तैयारी के सवाल बात में से बात निकलती रहती है। अच्छा पॉडकास्टर बनने के लिए क्या करना है? अच्छा पॉडकास्टर बनने के लिए अच्छे अखलाक होना ज़रूरी है। अच्छा। मेरे अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा गेस्ट मुझसे नाराज़ ना हो। यानी एक सिंपल सी बात है कि यानी आप फिर खुश रहने वाले सवाल करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तल्ख सवाल मैं नहीं करता, अगर करूँ भी तो वो इस अंदाज से और इस लहजे में करता हूँ कि गेस्ट माइंड नहीं करता। अच्छा। या तल्ख उस वक्त उस सूरत में करता हूँ अगर गेस्ट मुझे खुद कहे कि ये मेरी कंट्रोवर्सी है, मेरा इशू है, मैं इस पे खुद लोगों को जवाब देना चाह रहा हूँ, तुम मुझे सवाल कर लेना। और सबसे बड़ा जो असूल है कि अगर आपका गेस्ट आपको बाद में कहे कि ये लाइन काट देना, तो वो लाइन मैं काट देता हूँ। ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं
कि जो अगर सोशल मीडिया पे आए तो लोग कहें कि यार ये क्या क्या बोल दिया इन्होंने, लेकिन क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि गेस्ट ने कहा कि यार मैं फ्लो में बोल गया, लेकिन काट दें तो काट दिए, ठीक हो गया। आप जी बेतहाशा पॉडकास्ट हम देख रहे हैं, हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हम मतलब मैं कह नहीं कह रही, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट अब उन लोगों के लिए जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए क्या बहुत बड़ा सेटअप, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं एक पॉडकास्ट का नाम नहीं लूंगा, सिटी पर आते इस्लामाबाद में, उन्होंने पॉडकास्ट शुरू की, मेरे जानने वाले भी हैं, और उन्होंने अपने स्टूडियो पे 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको परवाह नहीं है, उसने 1 करोड़ रुपए लगा दिया स्टूडियो पे, पॉडकास्ट शुरू की, बड़े बड़े गेस्ट बुलाना शुरू किए, नहीं चल सकी पॉडकास्ट, इवेंचुअली उसने बंद कर दी। और मैं ऐसे पॉडकास्टर को भी जानता हूँ जिसने 10,000 रुपए के बोया के माइक खरीदे, छोटे पॉडकास्ट वाले माइक भी नहीं रखे पहले, उससे काम शुरू किया और चल पड़ा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपका गेस्ट कैसा है और आपका टॉपिक क्या है। असल में टॉपिक आप खुद भी देखें, पॉडकास्ट में या किसी भी इंटरव्यू में आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी पंच लाइन आपको मिलती है जिसमें आपके किसी प्रॉब्लम पे बात हो रही है तो आप उसको देखते हैं। यानी सेहत के हवाले से देख लें, आपने मुल्क से बाहर जाना वीजे के हवाले से देख लें, आपने इंटर किया आगे आपने कौन सा सब्जेक्ट, यानी आपका अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन की वीडियो सामने आगे आप जरूर देखेंगे। ऐसे ही जो आपका प्रॉब्लम है, अगर मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो मैं हेयर फॉल वाली वीडियो जरूर देखूंगा, यानी आपके रोजमर्रा जिंदगी से जो चीजें रिलेट कर रही होती हैं, लोग उनके बारे में ही जानना चाहते हैं। अगर कोई पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो बुनियादी सामान क्या क्या सजेशन देंगे कि आपके पास ये तो लाजमी होना चाहिए? कोई से 2 मोबाइल होने चाहिए, जरूरी नहीं कि आईफोन हो, जरूरी नहीं कि कोई आपके पास सोनी के कैमरास हों और ये वो, कुछ नहीं, नॉर्मल 2 मोबाइल पकड़ लें। इस वक्त भी अगेन नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे पॉडकास्ट हैं और बड़े वायरल हैं, उनके पास आज तक कैमरा नहीं, वो कहते यार मैं जरूरत ही नहीं फील करता, मैंने 2 फोन रखे हुए हैं, स्टैंड पे 2 फोन लगाता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ और बस उसके बाद सिंक हो जाती है, ऑडियो अलग होती है, पॉडकास्ट चल जाती है। तो ये जो गैजेट्स है ना, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जब आप अच्छा माइक का होना जरूरी नहीं, अच्छा माइक होना जरूरी, साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो यानी एक मुनासिब वीडियो तो होनी चाहिए, लेकिन जब आपकी वो वीडियो या वो पॉडकास्ट चल पड़ती है, आप पैसा बना रहे हैं, फिर आपको स्पेंडिंग भी करनी चाहिए, फिर आपको अच्छी चीजें लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला असूल ये ध्यान में रखना चाहिए कि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप ये नहीं सोचें कि मैं ये शुरू करूंगा तो दूसरे महीने से मेरी इतनी इनकम होगी। आपका कोई इनकम स्ट्रीम होना चाहिए अलग से, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, आपका किचन सेट होना चाहिए। अगर आपका किचन सेट नहीं है और आप कहते हैं मैं पॉडकास्ट से कमाऊंगा और नहीं आ रहा, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप कहेंगे मैंने इतने पैसे भी लगा दिए और मैं अब क्या करूं। दूसरा क्वेश्चन लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें तो गेस्ट नहीं मिलते। ठीक है भाई, गेस्ट आप छोटे से शुरू करें ना। ताबिश हाशमी एक दफा मेरे पॉडकास्ट में आए तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको लोग बुलाते होंगे तो आप कैसे करते हैं? कहते यार मुझे उन लोगों को हैरत होती है, लोगों के मैसेज आते हैं हमने पॉडकास्ट शुरू की है, नया सेटअप लिया है, पहली पॉडकास्ट आपके साथ करनी, आप आएंगे? तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई तुम पहले कुछ पॉडकास्ट करो, मुझे दिखाओ कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या व्यूज आ रहे हैं, तुम्हारा बोलने का अंदाज क्या है, सब्जेक्ट। तो आप डायरेक्ट ये देखें कि अच्छा हाफिज अहमद के शो में ये बैठा है, नादिल के शो में ये बैठा है, फलां के शो में ये बैठा है, तो ये बंदा मेरी पॉडकास्ट में क्यों नहीं आ रहा? भाई आप हमारी शुरू की पॉडकास्ट देखो कि हमारे पास शुरू में कौन थे। और मुझे थोड़ा सा एज था, मेरी शुरू की पॉडकास्ट से सीधी एक कैटेगरी से शुरू हुई थी। उसकी रीजन ये थी कि मेरा आईटी का बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, मैं 2018 से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे जा रहा हूँ। पॉडकास्ट मैंने 2022 में शुरू किया है, तो मेरा 4-5 साल का टीवी का एक्सपोजर था, मेरे वहाँ पे पीआर थी, मेरे दोस्त थे, तो उस पीआर की बेस पे मैंने एक कैटेगरी गेस्ट शुरू की। लेकिन अगर आप नहीं शुरू करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी नॉर्मल गेस्ट से शुरू करें, सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े गेस्ट भी आते हैं। पॉडकास्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, यानी हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। अच्छा, मैं इसमें सबको बड़ा ये कहता हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ ना फिर कोई भी कर सकता है। ना मेरा कोई जर्नलिज्म का बैकग्राउंड, ना मेरी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, कुछ भी नहीं था, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसा मैं अगर अपनी 2 साल पुरानी पॉडकास्ट देखता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि यार इसमें मैं ये बोलने में ये बात ठीक नहीं थी, अच्छा फिर सारी चीजें, यार कैमरे का एंगल भी ठीक नहीं था, एडिटिंग भी ठीक नहीं थी, फ्रेम भी अच्छा नहीं था, ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छी नहीं थी। सारी चीजें पता चलती हैं, मेहनत और लगन से आप कुछ भी दुनिया का कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं जी। अच्छा जी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हाफिज अहमद। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कमेंट्स लोगों के कैसे आते हैं? कमेंट्स हर तरह के आते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं लेकिन ऑफ कोर्स नेगेटिव भी आते हैं। अच्छा, नेगेटिव खासतौर पे तब आते हैं कि जब आप, और ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि अगर मैंने किसी एक स्कॉलर को किया है ना तो दूसरे जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो उस पर एतराज़ करेंगे, सारे नहीं, एक खास। इसी तरह सियासत में भी ये भी जाती है, आपने एक पॉलिटिकल लीडर को किया है, दूसरे गालियाँ देंगे,
इनको किया तो वो वाले गालियां देंगे। बिल्कुल इस कल्चर से हमें वैसे भी बाहर आना चाहिए। गालियों के कल्चर से आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ कर सकते हैं। तो और इसके अंदर जो दूसरे मकातबे फिक्र के लोग हैं ना, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एक को करते हैं तो वो, हालांकि मैं सबको करता हूँ, मैं सबके पास जाता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, नाम लिए बगैर। आजकल आपके भी एक मशहूर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वो भी सबके पास जा रहे हैं, लेकिन वो फितना और फसाद फैला रहे हैं। उसके पास जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी किताबों में ये, तुम्हारे में ये, तुम्हारे में ये हाईलाइट करते हैं। दूसरे के पास जाते हैं, उनकी करते हैं, तो वो फितना फसाद। मैं इस चीज से वही सवाल मैं भी करता हूं उनसे जाके, लेकिन मैं अखलाक के दायरे में रह के, और इस दायरे में जो सबकी चीजें मुश्तरक हैं, उम्मत पहले देखे बहरान का शिकार है, हर बंदा परेशान है, हम बजाय लड़ाई झगड़ा करवाने के हम लोगों को मिलाएं। और दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि अगेन आपका गेस्ट जो कहे वो आपको काटना होता है। अगेन वो जिस सहाफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, मौलाना तारिक मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू किया, मौलाना साहब ने उन्हें कॉल की कि ये 2-3 बातें मैं फ्लो में बोलता हूँ, ये काट दीजिएगा। उस बंदे ने वो नहीं काटी, और ये बहुत बड़ी ख़यानत है। अब मुझे नहीं पता कि आपका एडिटर मेरी ये बात काट देगा, ये इसको चलने देगा। इसमें कुछ नहीं काटा जा सकता। खैर, अब पूछना आपसे ये है कि मशवरा आप क्या देना चाहेंगे वो लोग जो कि पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं, उनको आप सजेशन देंगे कि भाई आप पॉडकास्ट कर सकते हैं और स्टार्ट में आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना है, एकदम से तो कोई नहीं ऊपर चला जाता, सजेशंस क्या होंगी आपकी? सबसे पहले सजेशन ये है कि पॉडकास्ट उस बंदे को शुरू करना चाहिए जिसके पास पैसे हैं। पैसे हैं? जो पैसे कमाता है, पहले पैसे कमाता अच्छा। है, ये सबसे पहला। यानी इसको जरिए मुआश ना बनाएं, बन जाएगा बाद में इंशाल्लाह, अल्लाह करे सबका बने। हाँ। लेकिन जब आप इसको जरिए मुआश समझ के शुरू करेंगे और आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आपका क्या बनेगा? अच्छा। और आप पहले पैसे नहीं कमाते, आपके पास कुछ सेविंग्स है या माँ बाप से या बहन, आपने किसी से पैसे लेके जमा करके, पैसे लगते हैं ऊपर उल्टे, और लगेंगे तो सही जाहिर है, कैमरामैन को तो आपने पे करना है, एडिटर को तो आपने पे करना है। आप खुद तो सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, अगर खुद से कर सकते हैं अकेले बैठ के तो करें, लेकिन कितना कुछ ना कुछ तो आपकी कॉस्ट आती है ना। आप जब एक काम कर रहे हैं, आपके पास 2-4 बंदे चाहिए थे, चले एक बंदा भी चाहिए, उसकी सैलरी और आपका टाइम लग रहा है। आप अगर सारे काम खुद कर रहे हैं तो आपको जॉब नहीं कर रहे, आप जॉब नहीं कर रहे, आपको पैसे नहीं आ रहे, तो ये भी तो नुकसान हो रहा है। तो पॉडकास्ट शुरू करने का सबसे पहला असूल ये है कि आप कम से कम 1 लाख रुपए महीने के कमाते हो, ठीक है, फिर आप शुरू करें ताकि आपका किचन डिस्टर्ब ना हो, और अल्लाह करे जब आप शुरू करें तो आप बहुत ज्यादा कामयाब हो। 2 मोबाइल चाहिए आपको, अच्छा हम माइक अच्छे चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट में मैटर करती है साउंड क्वालिटी। और सबसे बेहतर तो ये है कि आप नॉर्मल माइक्स के बजाय आप प्रॉपर रॉड के या कोई भी ऐसे माइक यूज करें जिसमें साउंड अलग रिकॉर्ड हो, उसको बाद में सिंक करें। ठीक है, पॉडकास्ट का बेसिक असूल यही है कि आपकी जिस कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें साउंड रिकॉर्ड ना हो, ये बेसिक रूल है उसका। साउंड सेपरेट होगा, कंसोल बॉक्स होगा, पूरा साउंड सिस्टम होगा, बाद में वो जो क्रिस्पी वॉइस बनती है ना सिंक होके। असल में पॉडकास्ट का मकसद ऑडियो में इसीलिए है ना कि उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बस ये चीजें हम बेसिक आप शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, और गेस्ट अगर कुछ कहे तो वो काट दें और अपने में रह करें। लोग कौन सा टॉपिक ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? अनफॉर्चुनेटली दूसरे के घर में क्या हो रहा है, लोग ये सुनना पसंद करते हैं। अनफॉर्चुनेट, आपने पूछा, मैंने आपको बता दी। मेरे जिस क्लिप पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं वो एक क्लिप के ऊपर, वैसे तो माशाल्लाह सारे मिलियंस, बहुत सारे मिलियंस में, एक क्लिप है जिसपे 15 मिलियन व्यूज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, फेसबुक पे 10 मिलियन, इंस्टाग्राम पे अलहदा है, यूट्यूब पे एक क्लिप के ऊपर। और वो क्लिप क्या है? मुफ्ती तारिक मसूद ने चौथी शादी कर ली, लड़की कमारी है या मुतलका रिश्ता कैसे हुआ। अब मुझे बताएं इस टॉपिक में कुछ सीखने की ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है मैंने किया, पूछ लिया, बात होगी, लेकिन अवाम ये देखना चाहती है। फिर एक और मुफ्ती साहब मेरी पॉडकास्ट में, उन्होंने अपनी चौथी शादी को बताया 20 मिलियन व्यूज, तो अवाम ये देखना चाहती है। लेकिन मेरी 250 के करीब पॉडकास्ट है, उसमें इस तरह के जो हैं वो सिर्फ 4 या 5 या 6 होंगे। मैं दूसरे टॉपिक पे जो सोशल इश्यूज हैं उन पे बात करता हूँ, जो मेडिकल इश्यूज हैं उन पे बात करता हूँ, चीज़ों पे बात करता हूँ। लेकिन अगर आपने पूछा पब्लिक क्या, पब्लिक तो ये देखना चाहती है किसके घर में गाड़ियाँ कितनी हैं, वो पैसे कितने कमाता है, बीवियों वाली बात, बीवियाँ कितनी हैं, या लव मैरिज है कि अरेंज है, बच्चे कितने हैं, कौन सा बच्चा क्या करता है, लोग ये सुनना और देखना चाहते हैं। सही। तो आपके ख्याल में जितने ये हमें व्लॉगर्स नजर आते हैं, ये पॉडकास्ट, डिफरेंस है इनमें कुछ? व्लॉगिंग और पॉडकास्ट में ज़ाहिर है एक मेजर डिफरेंस ये है कि व्लॉगिंग में आप सोलो होते हैं, या आपको वही कैरेक्टर्स होते हैं, आपकी फैमिली है या आपका दोस्त है, कुछ भी है वही आ रहे हैं। पॉडकास्ट में आपका आए दिन नया गेस्ट होता है, तो नए गेस्ट के साथ एक नई डिस्कशन हो रही होती है। लोगों को सबसे बड़ा मसला क्या है, जेब में पैसे आने चाहिए, और किस चीज से ज्यादा पैसे आ रहे हैं, हमने वो काम शुरू करना है। सो आप दोनों में से सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? अच्छा, पैसों के हिसाब से तो पॉडकास्ट में ज्यादा पैसे आते हैं। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि आप व्लॉगर कोई भी देख लेना तो वो 1.5-2 घंटे का व्लॉग नहीं बनाता डेली। बिल्कुल ऐसे ही। अब यूट्यूब पे तो आपको एवरेज व्यू ड्यूरेशन के हिसाब से पैसे आने हैं, तो पॉडकास्ट जब घंटे 1.5 घंटे की पॉडकास्ट होगी, उस पर व्यूज आएंगे तो आपके पैसे ज्यादा बनेंगे। यानी एक आपकी 10 मिनट की वीडियो आपने यूट्यूब पे डाली, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास 1 लाख व्यूज आए, एवरेज आपका बन गया चले $100। और अगर आपकी 2 घंटे की वीडियो पे 1 लाख है तो आपका बना $500। अगेन ये डिपेंड करता है कौन कहाँ से देख रहा है, किस एज का बंदा देख रहा है,
और उसमें ऐड किस तरह के चल रहे हैं। मेरी ऐसी भी वीडियोज़ हैं कि जिस पे मुझे 1 लाख व्यूज़ पे $1000 बने, ऐसे भी हैं जिस पे 1 मिलियन व्यूज़ पे मेरा $50 बना है। ये तो डिपेंड करता है कि लोगों ने कितने मिनट या कितने सेकंड देख उसको स्क्रॉल डाउन कर दिया। लेकिन जितनी वीडियो लंबी होगी और रिटेंशन रेट अच्छा होगा। रिटेंशन तभी होगी जब आप किसी के प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जी बालों का मसला है, अब वो जो बंदा वीडियो देखेगा ना वो 1 मिनट के बाद स्क्रॉल डाउन कम लोग करेंगे। अगर वो देखेगा तो वो फिर देखेगा मुझे इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। किसी को माइग्रेन का इशू है, किसी को कोई भी इशू है, किसी भी किस्म के इश्यूज पे अगर बात करें और रिटेंशन रेट अच्छा हो तो आपके पैसे ज्यादा बनते हैं हमेशा। ठीक हो गया। अब ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, इनको पहले समझ के आपको काम का आगाज करना चाहिए। अच्छा, मैंने तो बगैर समझे कर दिया था। और मेरा रूटीन के अंदर ही मेरा ये असूल है, असूल कह लें या मेरी आदत है, असूल नहीं आदत है कि मैं कोई भी काम मेरे जहन में आ जाए तो मैं शुरू कर देता हूँ, देखता बाद में हूँ कि ये कैसा होगा, क्या होगा। पे आपको अल्लाह ताला पे भी भरोसा। बिल्कुल, मैं बिजनेस को कोई भी टॉपिक हो, बल्कि मेरे कुछ दोस्त मुझसे इस बात पे नाराज होते हैं। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे और उनसे मेरे बुनियादी इख्तिलाफ की वजह ये बनी कि हम एक जगह इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने एक बिजनेस आइडिया डिस्कस किया ट्रेनिंग्स के अंदर कि यार मेरा आइडिया, मैंने एग्जीक्यूटिव्स के लिए ना ये ट्रेनिंग शुरू करूं। उन्होंने आइडिया रात को डिस्कस किया, अगले दिन शाम को 5 बजे मैंने आइडिया लॉन्च कर दिया। अब वो नाराज हो गए कि अच्छा, वो आइडिया उन्होंने उस दिन ही डिस्कस किया था। मुझे उनके बाकी दोस्तों ने बताया कि माशाल्लाह ये 2 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा भाई 2 महीने नहीं होते, ये तो 2 काम सोचा 2 मिनट में करो बस, आगे अल्लाह मालिक है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने हमेशा चीजें बाद में सीखी है, पहले मैंने शुरू कर दिया। मेहनत और लगन से आप जिस काम को भी स्टार्ट करेंगे और बस मेहनत करते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ जी, बस ये कोशिश कीजिए किसी की जिंदगी को खराब करने की कोशिश ना करें, अपने हाथ से आप कुछ ऐसा ना करें कि किसी के लिए गलती हो, किसी के लिए मुसीबत बने, किसी के लिए परेशानी बने। बाकी सोशल मीडिया में बहुत सारी हमें ऐसी चीजें भी मिलती हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी मिलते हैं। सो पैसे कमाने के चक्कर में किसी को जरूर आप परेशान ना करें। इस चीज को अगर आप सोच लेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत बेहतर चलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। जब एकदम से मौसम चेंज होता है, गर्मी एकदम से शिद्दत में आती है, सर्दी एकदम से आती है, तो हम जब अपने कपड़े चेंज करते हैं ना कि गर्मी वाले कपड़े अब अलहदा से होने चाहिए, लाइफस्टाइल भी चेंज होना चाहिए, हमारी खुराक, हमारे पानी पीने की आदत, ये वो सब कुछ। अभी हम रमज़ान से ज़्यादा एकदम से शिफ्ट हुए हैं तो मुझे तो अक्सर रोज़े वाली फीलिंग भी आ रही होती है। सो अब आपको खाने में क्या चेंजेस लेकर आने हैं, आपकी खुराक में क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए मौसम की तब्दीली के साथ, लाइफस्टाइल में चेंज क्या आना चाहिए, आपको पानी पीने की आदत अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मौसम गर्मा में कौन सी सब्जियां, कौन से फल, कौन से मशरूबात आपके लिए अच्छे रहेंगे, डाइट के हवाले से भी बात करेंगे। जो लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं उन्हें क्या करना है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना ज़रूरी है मौसम की तब्दीली के साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। ये कपड़े चेंज करना नहीं सिर्फ काम रखता कि आप पतले कपड़ों पे आ गए, खुराक की जो है वो आपको एकदम से उसको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहेंगे? अना, इसलिए अल्लाह ताला ने मौसमी फल, मौसमी सब्जियां रखी हुई होती हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो मौसम दिया उसके हिसाब से, अल्लाह ताला को पता था इन्होंने पानी नहीं पीना, क्यूकम्बर, टोमेटोज वगैरह उनका सीज़न जो है वो आ गया हुआ है। तरबूज जो है वो मार्केट में मिलना शुरू हो गया है, मेलन मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। वो फ्रूट्स इनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वो वेजिटेबल्स इनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल रखें फिलहाल। इसके साथ साथ लस्सी का इस्तेमाल, लेकिन बराए नाम नमक होना चाहिए, जिसको आप कच्ची लस्सी कहते हैं। एग्जैक्टली, बराए नाम नमक होना चाहिए। अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता तो लस्सी पीनी है, अगर पानी पी लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी आदत है ना, हाइड्रेशन तो बहुत अच्छी आदत है। इसके साथ साथ स्मूदीज़ का इस्तेमाल, अच्छा स्मूदीज़ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल नहीं करनी, उससे ऑक्सलेट स्ट्रेस होगा। जैसे क्यूकम्बर, जिंजर, थोड़ा सा उसमें काला नमक ब्लेंड करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी आई हुई है उसको पानी के साथ काले नमक के साथ ब्लेंड करके 1 से 2 ग्लास उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौसम नो शुगर, आइडियली नो शुगर। बहुत दिल करता है तो चलें जी स्टिविया डाल लें, वो एक नेचुरल पौधा है, वो बेहतर रह जाएगा एज कम्पेयर टू शुगर। सत्तू का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा, सत्तू शक्कर के बगैर अच्छा नहीं लगता, तो शक्कर डालें मगर कम से कम। एंड उसका ट्रिक मैं अपने घर में ये करती हूँ कि मैं स्टिविया डाल के उसके बाद थोड़ी सी शक्कर, ताकि शक्कर का भी जायका आ जाए आपका और आपका स्टिविया का जायका, मतलब स्टिविया की वजह से थोड़ा वो मीठा हो जाए।
तो वाटर इनटेक आपने अपना अच्छा रखना है एंड मशरूबात की तरफ जाया जा सकता है। एज ए सेड आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली आलू बुखारे का शरबत बाहर से लेके ना पिए। बहुत सारे लोग जब बाहर से लेके इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं उनका पेट खराब हो जाता है बिकॉज हाइजीन बहुत पुअर होती है। साफ सुथरा घर में आलू बुखारा इमली रात को भिगो के रख दें, इफ पॉसिबल सुबह उसको मीठा ना करें, वो खट्टा खट्टा पिए। एक तो बच्चों को, जिन बच्चों को का वेट नहीं बढ़ता उनको भूख नहीं लगती, ये टेस्ट बड स्टिमुलेट करेगा, आपके बच्चे को भूख भी लगेगी, वो खाना भी ज्यादा खाएगा। आपका बच्चा खट्टा होता है, बच्चों का गला खराब होने का डर लगता है ना, अगर ऐसा है तो फिर आप उसमें स्टिविया ही डालें। बच्चों को स्टिविया दिया जा सकता है, मैं सुक्राल या एस्पर्टेम की बात नहीं करी, इवन वो भी बच्चों को दिया जा सकता है, बट अगर स्टिविया की बात करें तो स्टिविया के तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप उसमें स्टिविया डालकर बच्चे को इस्तेमाल करा दें, आपकी भी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, आपके बच्चे की भी हाइड्रेशन जो है वो अच्छी रहेगी। हाँ, मशरूबात के साथ साथ सादा पानी पियाना, मैंने मशरूबात बताए हैं बट सादा पानी का कोई नेमल बदल नहीं होता। इफ पॉसिबल सादा पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा रखें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हमसे सादा पानी पिया ही नहीं जाता, तो फिर आप उसका डिटॉक्स बना लें। डिटॉक्स बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता, ये मिथ है, बस डिटॉक्स एक फ्लेवर एनहांस कर देता है। आप क्यूकम्बर, जिंजर, लेमन, मिंट और कोई एक आधा फ्रूट, जैसे एप्पल है, मौसम में एप्पल या स्ट्रॉबेरीज डाल के 1.5 लीटर की बोतल में वो रख लें, उसको फ्रिज में रखें ताकि वो खराब ना हो जाए, और ये ना हो कि वो खराब मशरूब पीने से आपकी तबीयत जो है वो खराब हो जाए। फ्रिज में रखें और पानी उसमें बार बार रीफिल करके उसका इस्तेमाल करते रहें। अगैन इसका और कोई फायदा नहीं है कि आपकी स्किन बेहतर कर देगा बिकॉज वही क्यूकम्बर वगैरह का असर तो उसके अंदर आ रहा है, दूसरा आप इस बहाने पानी पी लेंगे। अगेन सादा पानी का कोई नेमल बदल नहीं है, बट अगर वो नहीं पिया जाता तो फिर ये एंड एक और एहतियात, बहुत ज्यादा नमक एंड ORS का इस्तेमाल नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, हम ORS डाल के कि जी इससे हम हाइड्रेटेड रहेंगे। मैंने लोगों को देखा है ग्लैक्सोज डी या ग्लूकोज पानी में डाल के भी आप शुगर स्पाइक अपने आप को मुसलसल दे रहे हो। वंस इन अ वाइल या आपके डॉक्टर ने आपको ग्लूकोज पीने को कहा, आप जरूर पिए, लेकिन बगैर वजह के जी घर में पड़ा हुआ पानी में शुगर डाल के पीनी है, तो ये तो गलत प्रैक्टिस है। ना आपने ORS, क्योंकि ORS में नमकियात ज्यादा है, वो आपको ब्लड प्रेशर का मसला दे सकता है, वो लॉन्गर रन में आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है अगर आप पानी में ORS मुसलसल डाल के पीते हैं। ये हाइड्रेशन का कोई तरीका नहीं है। ठीक है। ORS का इस्तेमाल या जैसे ग्लूकोज या ग्लैक्सोज डी है, इसका इस्तेमाल पानी में डाल के पानी के नाम पे नहीं करना। सही। सब्जियां कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि गर्मियों में आप सजेस्ट करेंगे कि आप बार बार ये इस्तेमाल करें? अच्छा, गर्मियों में अगेन जो मौसमी वेजिटेबल अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा हमारे पास जी खीरा आया हुआ है। खीरा आपको हाइड्रेटेड रखता है, उसमें ज़्यादा है ही पानी। खीरा हो गया, वाटरमेलन, फ्रूट्स में वाटरमेलन और वेजिटेबल्स में खीरा है जो कि ज़्यादातर पानी ही है बेसिकली। उसका इस्तेमाल हर मील के साथ करें। एक तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, दूसरा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, वेट लॉस पे ये हेल्प करेगा, फाइबर का ये बहुत अच्छा सोर्स है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये जो है बहुत अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन इसका टाइम बता दें किस तरह से इस्तेमाल करना है? चलते फिरते ऐसे ही खाते रहें, खाने के साथ खाएं, खाली पेट हम खीरे के बाद लोग कहते हैं पानी भी नहीं पीना, तो उस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा, खीरा एक ऐसी चीज़ है आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के इस्तेमाल का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप एम्प्टी स्टमक उठ के लेना चाहें आप तब ले सकते हैं। एज ए सेट कि आप खीरा वैसे नहीं खाया जाता, उसको थोड़ा सा पानी के साथ ही ब्लेंड किया जा सकता है। कुछ नहीं कहता खीरा और पानी। खीरा डालें, थोड़ा सा पानी डालें, उसके अंदर जिंजर डालें, थोड़ा सा लेमन डालें, नमक, काला नमक डालें, कुछ डालना चाह रहे हैं हम डाल, चाट मसाला नहीं, काला नमक डाल के उसको ब्लेंड करके वो इस्तेमाल किया जा सकता है। चलते फिरते जैसे आपने कहा, अभी मैं और आप बैठे हैं, हम यहाँ पे एज अ स्नैक भी खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ खा लें, छिलके के साथ अच्छे से वॉश करके। बस ये एक शर्त है कि उसको अच्छे से वॉश करें। जहाँ तक बात है खाने के साथ जरूर इस्तेमाल करें, हंगर सप्रेस करेगा आपका। एक अच्छा सैलेड भी है, एंड अगर आप उसके ऊपर लेमन डाल देते हैं तो जो खाने के अंदर, जैसे अगर आप चिकन वगैरह खा रहे हैं, जो खाने के अंदर आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो जाएगी अगर आप इसके ऊपर लेमन डाल के लेते हैं। ये विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन के कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। सो ओवरऑल इनडायरेक्टली ये आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है रात को खीरा ना खाएं, ये बिल्कुल गलत है। आपने रात के 12 बजे खाना है, आपने 1 बजे खाना है, आप खीरा खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई गैस्ट्रिक इशू है, ना गैस्ट्रिक इशू से मुराद है कुछ लोगों को IBS का मसला होता है, या कुछ लोगों को वैसे बहुत ज़्यादा फाइबर सूट नहीं करता, फाइबर खाने की थोड़ी देर बाद उन्हें गैस का मसला या ब्लोटिंग होना या वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, उन लोगों ने खीरे को अवॉइड करना है। आम पॉपुलेशन, आम अवाम जो है वो खीरे का इस्तेमाल रात में कर सकती है, सुबह कर सकती है, कोई टाइम नहीं है खीरा खाने का। ठीक हो गया। तो ये आप सबको कह रही हैं स्किन के लिए कितना अच्छा है ये? एज ए सेड वाटर का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारी गर्मियों में हमारा मसला क्या आता है कि हम स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रख पाते, हम पानी नहीं पीते,
स्किन फ्लेकी होना शुरू हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। और पानी के बारे में हम कहते हैं ये तो हमसे पिया नहीं जाता, बोतलें हमें पिला लो, वो हम पी लेंगे। तो खीरा आपको हाइड्रेशन मेंटेन करेगा, वाइटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है, और जितने वाइटामिन हैं, जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो सारे के सारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। खीरा चूंकि उनमें से एक है, एंड अगेन वाटर कंटेंट इसके अंदर अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए खीरे के हैरान कुन आपने हमें वो बता दिए कि रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। घिया कहते हैं ठंडा होता है, इस्तेमाल करें। बैंगन ना इस्तेमाल करें, गर्म होते हैं। अंडा इस्तेमाल करें, वो गर्म होता है। वो सॉरी जो करेले हैं वो टिंडा कहते हैं इस्तेमाल करें, वो ठंडा होता है। वो करेले खाने से प्यास ज्यादा लगती है। सो ये चीजें ठंडा गर्म कोई चीज मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करती। आपको बैंगन खाना है, आप जरूर खाएं, कुछ नहीं हो गया। ये हम बचपन से सुनते आए हैं जी, जिस दिन घर में करेले पकेंगे कच्ची लस्सी जरूर, वरना गर्मी हो जाएगी। ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता ना। हम लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि मॉडरेशन में चीज खाएं। मॉडरेशन से मुराद ये है कि आप सुबह उठ के 4 अंडे उबाल के खा लेंगे, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, आपको उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 1 से 1.5 अंडा, इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की टॉलरेंस क्या है। ठीक है, हर बॉडी डिफरेंट है। कुछ लोग 1 अंडा खाते हैं, वो ठीक रहते हैं। कुछ लोग 2 अंडों की जर्दी खाते हैं, उनका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। वो सर्दी हो वो गर्मी हो, उनकी टॉलरेंस ही 1 अंडे की है। इसी तरह बाकी फूड आइटम्स भी आ जाते हैं। सर्दी गर्मी के साथ आपने फूड आइटम्स को नहीं बदलना होता। कुछ लोग कहते हैं जी इस मौसम में मछली ना खाओ, बिल्कुल गलत है। आपने मछली खानी है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मछली हफ्ते में 2 दफ़ा अगर आप अफोर्ड करते हैं ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके बेपनाह सेहत के लिए फ़वायद है। इसी तरह नट्स का इस्तेमाल, जी इस मौसम में आप लोग काजू बादाम वगैरह नहीं खाते, और सर्दियों में हम ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हर मौसम में आपको नट्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपको नट्स से एक्नी ब्रेकआउट हो रहा है, आप उसको पानी में भिगो के रखते हैं, मतलब बादाम काजू सब, इवन मूंगफली भी पानी में भिगो कर इस्तेमाल कर ले, एंड हैंडफुल इस्तेमाल करें। चलें जी, सवालात तो बहुत है आयशा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जरूर आपको बुलाएंगे, क्योंकि अब गर्मी का सीजन है और बार बार लोगों को ये इशू रहना है। इंशाल्लाह तो इस पर बात करते रहेंगे। और आयशा कह रही हैं आपने आना ही थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं, तो आज सालगिरह है जी। अच्छा जी, लिस्ट की तरफ आएंगे, लेकिन स्पेशल बर्थडे जी असिस्टेंट मैनेजर एनएलई हैं खालिद महमूद साहब, जिनके आज सालगिरह है। खालिद हमारे बहुत ही अच्छे कलीग हैं, हमारे अपने शो में हमेशा उनकी अक्सर पार्टिसिपेशन रहती, तो खालिद साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके जी, सालगिरह है आज जहांगीर अशरफ की, मोहम्मद कैसर की, कामरान अकरम की और रहीम की सालगिरह है। और इसके साथ ही सिटी 40 के रिपोर्टर हैं जी मोहम्मद हसनैन साज है, जिनकी भी सालगिरह है। आप सबको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।